सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अब मस्ती बिल्कुल भी नहीं चल रही होगी क्योंकि दिसंबर मिड आ चुका है। तो अब आप लोगों का पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पर होगा। तो गाइस, आज हम अपनी पोएट्रीज स्टार्ट करने वाले हैं और पहली पोएट्री के बारे में आज का डिस्कशन होने वाला है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही कहते हैं ना कि आपके हृदय को स्पर्श करने वाली, मर्म स्पर्शी एक कविता आज हम पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ जो किसने लिखी है? शर्ली टॉल्सन ने इसको लिखा है। और यहाँ पर ये जो हमारी कवित्री है, यानी कि हमारी जो लेखिका है जिसने इस कविता को लिखा है, वो बैठी बैठी अपनी माँ की एक तस्वीर देख रही है। और उनकी माताजी की जो वो तस्वीर देख रही हैं, उनकी माताजी को मरे हुए काफी समय हो गया। मरे हुए मतलब उनकी मृत्यु को काफी समय हो गया और उनकी मृत्यु के कई समय के बाद वो उनकी तस्वीर को देख रही है। लेकिन जो तस्वीर वो देख रही हैं, उस तस्वीर के अंदर वो अपनी माता को देख रही है यंग, यानी कि वो तस्वीर तब की है जब उनकी माताजी युवा अवस्था में थी। और कैसे एक बार समुद्री तट पर जब वो अपनी छुट्टियां बिताने गई थी, तो उस समय की वो फोटोग्राफ है। तो अब यहां पर समय किस तरह से अपनी चाल चलता है, समय की गति कैसी है कि भाई समय जो है उसने उस फोटो में दिखने वाली उन माताजी को, यानी कि लेखिका की माता को तो बहुत ज्यादा परिवर्तित कर दिया है, लेकिन आसपास का समुद्र, समुद्री तट की रेत, वो सारी की सारी चीजें वैसी है, उसमें तो कोई परिवर्तन है नहीं। तो वो सारी की सारी यादें कि भाई मेरी माताजी कितनी सुंदर थी, कितनी खूबसूरत दिखती थी एक समय में, और अब ये समय आ गया है कि मुझे अपनी माताजी को खोए हुए भी काफी समय हो गया है। तो वह उस सुंदर सी तस्वीर को देख करके अपनी सुंदर सी माताजी को याद करती हैं। मैं माता जी, माता श्री एक साथ बोलना चाह रहा था तो श्रीज हो गया। ठीक है, चलिए, माता जी या माता श्री को याद कर रही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया के साथ में कि इस कविता का केंद्रीय विचार क्या है। कवित्री यहां पर कहना क्या चाहती है, बताना क्या चाहती है आपको इस कविता के माध्यम से। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोटोग्राफ। कविता प्रारंभ होती है, शुरू होती है, जहां पर हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, वर्णन या विवरण देखने को मिलता है एक फोटोग्राफ का, एक तस्वीर का। इट शोज द पोएट्स मदर। इस तस्वीर के अंदर लेखिका की या कवित्री की माताजी को दर्शाया गया है। एंड हर टू कजन्स, और उनकी दो बहनें हैं। अब ये सगी बहनें नहीं है, ये चचेरी, ममेरी, भुएरी, कोई सी भी बहनें हो सकती है। ठीक है, चाचा की बेटियां हो सकती है, ताऊ जी की बेटियां हो सकती है, और किसी की बेटियां हो सकती है। मतलब वहां पे तो सब अंकल आंट होते हैं। अब देखो, भारतीय परिवेश में तो सारे के सारे अलग हैं, चाचा जी अलग हैं, ताऊ जी अलग हैं, फूफा जी अलग हैं, मौसा जी अलग हैं। अंग्रेजी में सब अंकल हैं, कोई टेंशन नहीं, सारे के सारे कौन है? अंकल। तो यहां पर ये कजिन है, यानी कि उनकी चचेरी या ममेरी बहनें होंगी ऑन अ सी हॉलीडे। और ये तस्वीर दिखा रही है कि जब कवित्री की मां उनकी दो कजिन्स, यानी उनकी दो बहनों के साथ एक समुद्री तट पर छुट्टियां बिताने के लिए गई थी। हर मदर चेरिश्ड, और उनकी मां जो है वो चेरिश करती थी, यानी कि बहुत ज्यादा लाड करती थी, प्यार करती थी। द फॉन्ड मेमोरी ऑफ दिस हॉलीडे, यानी कि बहुत ही प्यारी यादें जो थी, बहुत ही ऐसी यादें जिनकी माँ शौकीन हो। मतलब उनकी माताजी जो है, लेखिका की माता, वह उन यादों को याद करने की बहुत शौकीन थी। बार बार उस मेमोरीज को, उस समय को याद करती थी इस हॉलीडे की, इन छुट्टियों की। द फोटोग्राफ हैज कैप्चर्ड वन मोमेंट फ्रॉम हर लाइफ बट टाइम मूव्स ऑन। और ये जो फोटोग्राफ है, जो तस्वीर है, इसने कैप्चर कर लिया है, जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, रोक लिया है एक क्षण को उनके जीवन से, लेकिन समय आगे बढ़ता चला गया, है ना। अब आप अपने पहले की फोटोज देखते होंगे। लड़कों ने फ्रॉक पहन रखी है, लड़कों के काजल लगा हुआ है, लड़कों की दो चोटियां बना के फोटो खींच रखी। पता नहीं इंडियन पेरेंट्स को क्या मजा आता है इस तरह की अपमानजनक फोटोज खींचने में। मैं तो पर्सनली सच कहूं, ऐसी फोटोज को मैं तो अपमानजनक फोटो ही कहता हूं। और फिर आपके कभी फ्रेंड्स कभी घर पे आए तो उन्हें आपके घर वाले बड़े शौक से दिखाते, ये देखो, ये देखो, इस फोटो के अंदर ये लड़का है ना, ये मात्र 2 साल का है, इस लड़के को हमने फ्रॉक पहना रखी है, इसके हम लोगों ने काजल लगा रखा है, इसके हम लोगों ने टीकियां लगा रखी है, इसके हम लोगों ने रबड़ बैंड से बालों की 2 चोटी बना रखी है। क्यों बना रखी है? क्यों? वाई? क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है इस सब की?
हैं? लड़कों के जीवन में क्या वैसे ही कम अपमान है जो इस तरह से अपमानित करना और जरूरी है उन्हें? क्यों अपमानित करना है? मत करो भाई, रहने दो, बेचारों को जी लेने दो अपना जीवन। तो एक क्षण उनकी माताजी के जीवन से इस फोटो में कैद कर लिया गया है, लेकिन समय उस एक क्षण के साथ नहीं रुका, समय तो आगे बढ़ता ही रहता है। आप उस फोटो में वैसे ही दिखाई देंगे जिस क्षण पे वो फोटो ली गई थी, लेकिन वास्तविकता में तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है आपकी आयु भी बढ़ रही है। विथ द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बहाव के साथ, हर मदर्स फेस चेंज्ड, उनकी माताजी का जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा बदल गया। बट द सी वॉशिंग देयर फीट, लेकिन समुद्र जो कि उनके पैरों को धो रहा था, डिड नॉट चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी समुद्र तो वैसा का वैसा ही है, समुद्र तट वैसा का वैसा ही है, समुद्र की रेत वैसी ही है, लेकिन जो उस रेत पर खड़ी थी उनकी माताजी और समुद्र का पानी जिनके पैर धो रहा था, वह महिला पूरी तरीके से बदल गई थी। दिस सजेस्ट द चेंज टाइम ब्रिंग्स इन ह्यूमन बींग्स, ये दर्शाता है कि कैसे परिवर्तन आता है इंसानों में। हर मदर इज नो मोर, अब उनकी माताजी जीवित नहीं रही है, बट शी विल कंटिन्यू टू लुक यंग एंड ब्यूटीफुल इन द फोटोग्राफ, लेकिन वह हमेशा जवान और खूबसूरत दिखेंगी उस फोटोग्राफ में। द पोएट इट डिलाइटेड टू सी हर मदर्स स्माइल, और पोएट के लिए ये जो फोटो है ये उसके मन को प्रसन्न करती है। डिलाइट का मतलब होता है खुशी होना, प्रसन्नता होना। तो पोएट को ये जो फोटो है ये प्रसन्न करती है कि जब वह अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती है, बट पेन्ड टू रियलाइज, लेकिन उसे दर्द होता है, दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है जब उसे ये बात महसूस होती है दैट शी इज नो मोर, कि अब वह उनके बीच में नहीं रही, उनकी माताजी की मृत्यु हो चुकी है। द लॉस ऑफ हर मदर कैन नॉट बी कंपनसेटेड, और जो नुकसान हुआ है उनकी माताजी की मृत्यु का, उसे किसी भी तरीके से कंपनसेट नहीं किया जा सकता। कंपनसेट करने का हिंदी तात्पर्य या हिंदी अर्थ होता है कि भैया किसी नुकसान की भरपाई करना, किसी नुकसान की भरपाई करना। आई लव यू टू सचिन, खुश रहे मेरे भाई, प्रसन्न रहे, बस यहां पे ये सब मत कर ठीक है? हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं सचिन, हम भी आपसे एक छात्र के रूप में बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यहां ये सब मत करो रहने दो, बख्श दो हमें। साल भर हो गया मना करते करते, अब तो परीक्षा आने वाली है रे, अब तो रुक जाओ रे है, कितना सताओगे, कितना परेशान करोगे हमें है? ऋषि भी पूछ रहा है, हेलो शिवानी तुम्हारा पिंटू कहाँ है? तेरे को क्या काम पिंटू से? गोद लेना तेरे को उसको है? गोद लेगा पिंटू? क्या काम तेरे को पिंटू से? रहने दे, छोड़ दे। क्यों ऐसी चैट करते हो यार? क्यों मुझे मजबूर करते हो कि मैं कुछ बोलूं? चलो, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड क्या होता है? जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में गत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? गत्ता बोलते हो ना, गत्ता, गत्ता होता है ना। मेरे पास है लेकिन मैं फाड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑफिस की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही गलत काम है ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कार्डबोर्ड्स हैं पास में, लेकिन इतने बड़े बड़े हैं कि मैं उनको उठा के तो दिखा नहीं सकता, और उसमें से कुछ फाड़ा तो मुझे लगता है कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरी नौकरी भी जा सकती है तो इसलिए मैं कुछ नहीं फाड़ूंगा यहाँ पे। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं जो हमारे घर में, जैसे पैकिंग वाले बॉक्स आते हैं, तो पैकिंग वाले बॉक्स को हम लोग कार्डबोर्ड कह सकते हैं या गत्ता कह सकते हैं। ठीक है, हार्ड पेपर होता है, ब्राउन कलर का होता है, सामान्यतः बहुत सख्त होता है। ठीक है, तो वह द कार्डबोर्ड यानी कि मोटा सख्त कागज, इस तरह का कागज पर खींची गई तस्वीर, शोज मी, वह मुझे दिखाता है, वह मुझे दर्शाता है, हाउ इट वॉज, कि कैसा वह समय था। When the two young cousins went paddling, each holding one of my mother's hands, कि जब दो छोटी चचेरी या ममेरी बहनें उथले पानी के अंदर चलने, पैडलिंग मतलब जहां पर घुटने से नीचे तक का पानी हो, टकना बोलते हैं ना, टकला, एंकल बोलते हो आप लोग है ना, टकला नहीं टकना, टकना जो होता है, एंकल जो होता है, एंकल तक के पानी के अंदर चलना, धीरे धीरे चलना, बड़ा राहत वाला काम होता है। तो भैया ये जो दो चचेरी बहनें थी, ये दोनों समुद्र तट पर क्या करने गई थी? थोड़े कम गहरे पानी में
चलने गई थी और वहीं पर जो इनकी माताजी है, एक एक हाथ से एक एक बहन को इनकी माताजी ने पकड़ा हुआ था। ठीक है, जैसे ऐसे पकड़ के चलते हैं ना छोटे बच्चों को, ऐसे। वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दो लड़कियां थी, माताजी के दो हाथ थे, एक एक लड़की ने एक एक हाथ पकड़ा हुआ था और मस्त पानी में चल रहे थे। ठीक है, आई हेट यू टू गोस्ट, डोंट वेरी। सेंट्रल आइडिया क्या लिखा जाता है सर और कम वर्ड्स में? सेंट्रल आइडिया के अंदर आदित्य वो चीज लिखी जाती है कि जब कवि कविता के माध्यम से किसी एक विचार को आप तक पहुंचाना चाहता है, और ज्यादातर क्या होता है कि वो जो मुख्य विचार है उसे कभी भी कवि जो है सीधे तौर पर नहीं लिखता, एक कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाता है। यानी कविता को पढ़ने के बाद जो हमारी समझ बनती है कि कविता हमें यह बताना चाहती है, बस वही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। कम से कम शब्दों में आप इसे लिख सकते हो। मेरे हिसाब से 30 to 50 वर्ड्स के बीच में लिखना सफिशिएंट है, मतलब बहुत बढ़िया सेंट्रल आइडिया होगा अगर आप 30 से 50 शब्दों के बीच में अपने सेंट्रल आइडिया को खत्म कर देते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा लंबा लिखते हैं सेंट्रल आइडिया, तो गड़बड़ क्या हो जाती है, वो सेंट्रल आइडिया लगने की बजाय एक्सप्लेनेशन लगने लग जाता है। ऐसे लगता है कि आपने पूरी कविता को एक्सप्लेन किया है, आपने व्याख्या कर दी है पूरी, जबकि वो व्याख्या करने के लिए कह ही नहीं रहा। आपका प्रश्न पत्र क्या कह रहा है? सेंट्रल आइडिया बताओ, केंद्रीय विचार। कवि यहां कहना क्या चाहता है? 10 तरह की बकवास करेगा कविता में कवि, लेकिन हमें उन 10 में से 9 बकवास से मतलब नहीं है, हमें कुछ एक बात से मतलब है, जो बात वो उस कविता के जरिए हमें बताना चाहता है। आई होप आई एम क्लियर व्हाट इज सेंट्रल आइडिया। ओके, चलिए। तो वन ऑफ ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल। अब शी द बिग गर्ल किसके लिए कहा गया? मदर के लिए कहा गया। और उस फोटो के अंदर उनकी माताजी, जो कि उन दोनों कजन से बड़ी लड़की है, यानी कि एक लड़की बड़ी है जो कवित्री की माताजी है, और उनके साथ में 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं जिन्होंने उनका हाथ पकड़ रखा है। सम 12 years और सो। और उनकी माताजी इस तस्वीर में कितने साल की हैं? तो उनकी माताजी इस तस्वीर में लगभग 12 साल की हैं। और सो का मतलब होता है या फिर लगभग, है ना, या मतलब 100 या 12 या इसके आसपास का ही। तो यहां पे क्या कहा गया? सम 12 year और सो, इसका मतलब क्या है? लगभग 12 वर्ष की वो उसमें दिखाई दे रही है। द 3 stood still to smile through their hair। अब ये बहुत बच्चों को समझने में दिक्कत आती है कि सर बालों में से कैसे मुस्कुराते हैं? लड़कियां बताओ, बालों में से कैसे मुस्कुराते हैं? गर्ल्स जवाब देंगी, बॉयज 2 मिनट चुप रहेंगे। थैंक यू रामेश्वर मेघवाल, यू आर ऑल्सो टू फनी। बिल्कुल सही प्रताप लोधी, वेरी गुड। बताओ, गर्ल्स जवाब देंगे इस बात का, बालों में से कैसे मुस्कुरा सकते हैं? क्या कह रही है यहां पे? द ऑल 3 stood still, तीनों लड़कियां बिना हिले डुले वहां पर खड़ी थी, स्थिर खड़ी थी। टू स्माइल, मुस्कुराने के लिए। थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के माध्यम से। तो बालों के माध्यम से कोई कैसे मुस्कुराएगा? तो वो जैसे ही हवा चल रही है, लड़कियों के बाल जो है वो क्या है, उनके चेहरे पर आ गए। अब चेहरे पर हल्के से उनके बाल हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रही हैं। इसको क्या कहा गया है? स्माइल थ्रू देयर हेयर। वह अपने बालों से मुस्कुरा रही है, इसका मतलब बाल उनके चेहरे पर हवा से आ गए हैं। इसीलिए पहले वाक्य में क्या 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 कहा गया? ऑल 3 stood still, तीनों की तीनों लड़कियां बिना हिले डुले बिल्कुल सीधी खड़ी है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अब वो खुद तो सीधी खड़ी हो सकती है, लेकिन अपने बालों को रोक नहीं सकती, अपने बालों को स्थिर नहीं रख सकती, है ना, क्योंकि हवा चलेगी तो उनके बाल तो उड़ेंगे। और यहां से अगर क्रॉस हवा चल रही है तो बाल उड़ के कहां आएंगे? चेहरे पे आएंगे। और अगर वो मुस्कुरा रही है तो कैसा दिखाई देगा? जैसे वो अपने बालों के बीच में मुस्कुरा रही हो। ठीक है। एट माई अंकल, मेरे अंकल की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। विद द कैमरा, जो मेरे अंकल कैमरा के साथ थे। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये फोटो या ये प्यारा सा चेहरा, क्योंकि अभी माँ कितने साल की है? 12 साल की इस फोटो में। तो डेफिनेटली 12 साल की जो लड़की उस फोटो में दिख रही है, उसका कोई बच्चा तो नहीं हुआ होगा, इतना तो हम भी समझते हैं। तो यहां पर कवित्री हमें बता रही है कि वह मेरे अंकल की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिनके पास एक कैमरा था। क्यों मुस्कुरा रहे थे? ऐसे नहीं कि भाई चल रहे हैं, चलते चलते अचानक से रुक गए। ऐसा तो कोई भी नहीं करता ना, अजीब लगेगा, लोगों लगे ये पागल हो गए, इसको क्या हुआ? भूत प्रेत कोई पलीत ने पकड़ तो नहीं लिया इसको? तो भाई वो क्यों मुस्कुरा रही है? वो क्यों एक जगह स्थिर होकर खड़ी है? फोटो खिंचा रही है बेचारी।
सेल्फी सेल्फी है, सेल्फी मैंने ले ली यार, तो वो चीज है। तो एक प्यारा सा चेहरा जो मेरी माँ का था, और ये चेहरा उस समय का है जब मेरा जन्म हुआ था, उससे पहले का, क्योंकि माताजी इस फोटो में कितनी है, 12 वर्ष की है। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस, और वह समुद्र जो द सी क्यों बोला है, द सी इसलिए बोला है क्योंकि उसी समुद्र की बात हो रही है जिस समुद्र पर उसकी माताजी खड़ी होकर फोटो खिंचा रही थी। तो वह समुद्र जो है विच अपीयर्स, जो ऐसा लगता है, जो ऐसा दिखता है, जो ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड लेस, जैसे उसमें परिवर्तन कम हुआ है। अब क्योंकि वो अपने माताजी की तस्वीर देख रही है जिसमें उसके माताजी 12 साल की हैं, अब समय इतना गुजर चुका है उस फोटो को खींचे हुए, उनकी माताजी बड़ी भी हो गई, उनकी माताजी की शादी भी हो गई, कवियत्री पैदा भी हो गई, माताजी बूढ़ी भी हो गई, कवियत्री भी बुढ़ापे के और आगे बढ़ रही है, और माताजी की डेथ भी हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? फोटो खींचने से लेकर अब तक इतना समय निकल चुका है कि वह 12 साल की लड़की अपनी पूरी आयु जी करके इस संसार से जा चुकी है। तो उसमें आप देखोगे कि समय ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि समय के साथ 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 इतना कुछ बदल गया कि उसकी माताजी अपना पूरा जीवन जीकर जा चुकी है। लेकिन उस फोटो में माताजी के अलावा समुद्र भी दिखाई दे रहा है। समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन माताजी के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, आप 2 मिनट हमसे बात कर सकते हैं? नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट, और वह समुद्र, यानी कि अगर हम समुद्र की ओर देखें, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि कम परिवर्तन हुआ है इसमें या ना परिवर्तन हुआ है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट, और वह समुद्र जो उनके भयानक दिखने वाले, टेरिबली यानी कि भयानक रूप से, उनके ट्रांजिस्ट यानी कि उनकी माताजी के जो अस्थायी पैर हैं उन्हें धो रहा है। तो वह समुद्र जो माताजी के पैर धो रहा है वह तो कम परिवर्तित हुआ है, परंतु माताजी का परिवर्तन इतना हो गया है कि ठीक है, क्या बोलूं, किसी को बुरा लग जाएगा। अभी सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 सालों के बाद, शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली, शी'd से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। ठीक है, अब यहां पर ये फोटो तब खींची गई, अगर मैं फोटो की बात कर रहा हूं तो ये फोटो तब खींची गई जब वह 12 साल की थी। इसके लगभग 20 या 30 साल के बाद, यानी कि जब वो 32 या फिर 42 वर्ष की रही होंगी, जब उनकी माताजी कितने साल की रही होंगी, लगभग 32 या 42 वर्ष की, 32 ही होगा ना, हाँ 32 या 42 वर्ष की जब रही होगी, तब माताजी उस फोटो को देखती थी, और देख करके शी'd laughed, वह हंसती थी। किस चीज पर हंसती थी? उस स्नैपशॉट पर, उस तस्वीर पर। सी बेटी एंड डॉली, अब ये जो 2 कजन है उनमें से एक कजन का नाम है बेटी और एक का नाम है डॉली, कि देखो एक ऐसी छोटी छोटी सी दिख रही है बेटी और डॉली इसमें, है ना। एंड शी'd से, और वो कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो वे हमें कैसे कपड़े पहनाया करते थे बीच पर जाने के लिए, समुद्र तट पर जाने के लिए। समुद्र तट पर जाने के लिए अलग तरह के कपड़े होते हैं, ऐसे कपड़े जो जल्दी सूखने वाले हों, जैसे कॉटन के कपड़े ज्यादा पहने जाते हैं, थोड़े से तुलनात्मक रूप से कम कपड़े पहने जाते हैं, शॉर्ट्स ज्यादा पहने जाते हैं, है ना। लड़कों की भाषा में कहूं, चड्डे ज्यादा पहनते हैं, ठीक है। फुल पैंट्स लोअर्स नहीं पहनते, ओके, छोटे कपड़े पहन के जाते हैं। ऊपर भी लड़के तो या तो कुछ नहीं पहनते, या फिर सामान्यतः बनियान या फिर कोई हल्की जो शर्ट होती है वो पहन लेते हैं, ताकि अगर गलती से उनके कपड़े गीले भी हों, गलती से क्या होगा, समुद्र तट पे जाएंगे तो गीले भी होंगे, मिट्टी भी लगेगी, तो झड़काएं तो आसानी से साफ हो जाए। अब आप सोचो कि ऐसी जगह पर आपको लेकर जाना हो, बेटा सेंट्रल आइडिया बता दिया पवन, वेरी स्टार्टिंग में बता दिया था, ओके, वेरी स्टार्टिंग में बता दिया गया था बेटा, टेंशन मत लो, उसको देख लेना, मैंने बोल के बताया। कविता चालू करने से पहले मैंने सेंट्रल आइडिया ही करवाया, उसको चेक कर लो एक बार। तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि मान लीजिए जैसे आप लोगों में से कई बच्चे गांव के होंगे, मतलब गांव के होंगे इसका मतलब है कि गांव से बिलोंग करते होंगे, गांव में रहते होंगे।
जिनके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं नहीं सिवाय एक ड्रेस के, जो कि है स्कूल ड्रेस। बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने बचपन में देखा है गांव में कि वो स्कूल ड्रेस पहन के बारात में चले जाते थे। किसी रिश्तेदार की शादी है, बारात में जाना है, सबसे साबुत कपड़े कौन से हैं जो सबसे कम फटे हुए हों, तो वो है स्कूल ड्रेस, जो सबसे कम फटी हुई है और सब जगह से साबुत है तो उसको पहना और बारात में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि और ज़्यादा कपड़े पहनने के लिए है नहीं। बात समझ में आ रहा हो? तो और ज़्यादा कपड़े हैं नहीं पहनने के लिए। तो अब वो तो बच्चा कह सकता है ना कि देखो मेरे को बचपन में कैसे कपड़े पहना के घर वाले ले जाते थे शादी में, हैं कैसे कपड़े ले जाते थे, बोले स्कूल ड्रेस पहना के बारात में ले जाते थे तो वही यहाँ पर वो शिकायत करना चाह रही है कि देखो बीच पे ले जाने के लिए हमारे माता पिता या हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें कैसे कपड़े पहना के ले जाते थे। यानी कि उनको इस तरह के कपड़े पहना कर ले जाया गया है जो कि बीच के लिए सूटेबल नहीं है, समुद्री तट पर जाने के लिए सूटेबल उपयुक्त नहीं है। द सी हॉलीडे, समुद्र पर बिताई जाने वाली छुट्टियां, वॉज हर पास्ट, वह उनका भूतकाल था। माइन इज हर लाफ्टर, मतलब ये बहुत ही एक दिल को छू लेने वाली बात है। तो जैसे मेरी मां खुश होकर के उस क्षण को याद करती थी जिस क्षण में वो छुट्टियां बिताने के लिए समुद्र तट पर गई थी, और जब भी वह उस फोटो को देखती थी उन्हें बड़ी हंसी आती थी, वो बड़ी खुश होती थी उस फोटो को देखकर। तो मेरी मां के लिए समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टियां उनका भूतकाल था और मेरे लिए उनकी हंसी भूतकाल हो गई है, क्योंकि अब मैं उनकी हंसी देख नहीं सकती, क्योंकि माताजी तो जा चुकी, माताजी तो अब उपस्थित नहीं है। तो जैसे मेरी माँ के लिए सबसे पसंदीदा याद कौन सी थी, वो समय जब वो छुट्टियां बिताने गई थी समुद्र तट पर, जो उनका भूतकाल था, वैसे ही मेरे लिए भी मेरा भूतकाल मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा है, जब मैं अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखती थी। बोथ राय, दोनों ही चीजें दुख या निराशा में सिकड़ा हुआ है, यानी कि दोनों ही चीजें दुख, निराशा या कुंठा को दर्शाती हैं, क्योंकि मां अब वो वापस वो समय नहीं जी सकती। जब मां फोटो को देखती थी तो खुश होती थी और खुश होकर दुखी हो जाती थी। क्यों दुखी हो जाती थी? क्योंकि वह वापस उस तरह की छुट्टियों पर नहीं जा सकती थी। और मैं जब याद करती हूं कि मेरी मां कैसा मुस्कुराती थी, तो मैं भी पहले खुश होती हूं कि मेरी मां की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी, और फिर मुझे दुख हो जाता है इस बात का कि अब मैं वो मुस्कुराहट दोबारा कभी नहीं देख सकती, अब मैं दोबारा कभी वह मुस्कुराहट देख नहीं पाऊंगी। विद द लेबर्ड ऑफ लॉस, ईज ऑफ लॉस, वह लेबर्ड, वह जो कठिनाई से प्राप्त किया गया ईज या राहत या चैन था उस नुकसान का, यानी कि हम लोगों ने, यानी मैंने अपने जीवन में सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया था। मैं अपने माताजी के इस दुनिया से चले जाने की याद को भुला करके या सह करके आसानी से अपना जीवन जी पा रही थी। विद द लेबर, इस कठिनाई के साथ जो मैंने आराम या राहत या चैन प्राप्त किया है, इस हानि का, अपनी मां को खो देने का। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अब लगभग उनकी मृत्यु को उतना समय हो गया है जितनी उम्र इस लड़की की फोटो में दिखाई दे रही है। तो यहां पर इस लड़की की उम्र क्या दिखाई दे रही है फोटो में, उनकी माताजी की उम्र क्या दिखाई दे रही है फोटो में। ईज का मतलब राहत या चैन, चंचल बेटा लिखा हुआ है ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, राहत चैन, ठीक है, ईज का मतलब। तो वह लड़की 12 वर्ष की है लगभग फोटो में, लगभग 12 वर्ष का समय ही हो गया इनकी माताजी की मृत्यु को आज जब ये कविता लिख रही है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये खालीपन, ये शांति ही है जो मुझे चुप करा देती है। किसी की मृत्यु के समय पर कोई दो शब्द कहना बड़ा मुश्किल काम है, और खास करके जब मृत्यु जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति की हुई हो जो हमारा प्रिय हो और उसका प्रिय वो हो। जैसे आपके यार दोस्तों में, किसी के परिवार में कोई इस तरह की हानि हो जाए और आपको आपके घर वाले कहे कि भाई जाकर के उसे सांत्वना देना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लड़कियां फिर भी दे सकती हैं, लड़कियों के लिए फिर थोड़ा आसान हो सकता है, थोड़ी सी भावनात्मक होती हैं, उनमें थोड़ी फीलिंग्स होती हैं, उनके इमोशंस होते हैं। लड़कों में इन सारी चीज़ों का वैसे ही अभाव है, अकाल पड़ा हुआ है, फीलिंग्स है ही नहीं, इमोशंस है ही नहीं,
क्योंकि जब जब लड़कों ने फीलिंग्स या इमोशन दिखाए हैं तब तक उनका मजाक बना है। तो 11वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते कुछ लड़के तो इतने पत्थर हो चुके हैं कि वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस किसी को दिखाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है चुप कोई कराएगा नहीं और हंसेगी पूरी दुनिया। समझेगा कोई नहीं, समझ करके चुप कोई नहीं कराएगा, सांत्वना कोई नहीं देगा, समझेगा कोई नहीं, लेकिन हंसेगी पूरी दुनिया। इसलिए लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर कवित्री कहती है कि मेरे पास कहने के लिए क्या है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। इस स्थिति में जब मैं आज यहां बैठी हूं, मेरे हाथ में मेरी मां की तस्वीर है जिसमें वो 12 वर्ष की हैं। मुझे याद आ रहा है कि कैसे वो इस तस्वीर को देखकर बड़ी खुश हुआ करती थी, हंसा करती थी। अब उनकी मृत्यु को लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। अब ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में, इस समय में मैं क्या कहूं? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन और एक्सप्रेस माई पेन। अपने दुख, दर्द या पीड़ा को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। ये चारों तरफ का खाली घर का जो सन्नाटा है ये मुझे चुप कर देता है। यानी कि मेरी माताजी की अनुपस्थिति की वजह से जो चारों तरफ घर में शांति और चुभने वाली शांति जो फैली हुई है, एक शांति होती है सुकून देने वाली, एक शांति होती है अकेलापन, खालीपन महसूस कराने वाली। तो ये जो खालीपन या अकेलापन महसूस कराने वाली ये जो शांति है, ये मुझे भी चुप कर देती है। मैं भी इसके आगे कुछ बोल नहीं पाती। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे। द पोएटेस शर्ली टॉल्सन looks at a photograph that was taken on a piece of cardboard long ago. पोएटेस शर्ली टॉल्सन जो है वह एक फोटोग्राफ की तरफ देखती है जो एक कार्डबोर्ड के टुकड़े पर ली गई है बहुत पहले, बहुत साल पहले। द फोटोग्राफ शोज हर मदर विथ 2 ऑफ हर गर्ल कजन हु वर यंगर देन हर सेल्फ। और यहां पर फोटोग्राफ जो है वो उसकी माताजी को दर्शाती है, जहां पर 2 लड़कियां जो है, कजिन जो है, वो अपनी माताजी के साथ में दिख रही हैं, उसकी माताजी के साथ, सॉरी, कवित्री की माताजी के साथ दिख रही हैं, जो कि यंगर हैं, उनकी माताजी की तुलना में छोटी है, हर सेल्फ। दीज 3 लिटिल गर्ल्स हैड गॉन पेडलिंग ऑन अ सी शोर। ये 3 लड़कियां समुद्र के किनारे पेडलिंग करने के लिए गई हैं, कम गहरे पानी में चलने के लिए गई हैं। द 2 गर्ल कजन ऑफ द पोएटेस मदर वर होल्डिंग 1 हैंड ईच ऑफ हर। और कवित्री की माताजी के दोनों हाथों को एक एक लड़की ने पकड़ा हुआ है। ऑल द 3 गर्ल्स वर स्टैंडिंग मोशनलेसली। तीनों लड़कियां जो हैं यहां पर बिना हिले डुले खड़ी हैं, स्माइलिंग, मुस्कुरा रही हैं, एट द अंकल, उन अंकल की ओर, हु वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ, जो उनकी फोटो ले रहे थे। दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर एज इट हैड स्प्रेड ओवर देयर फेसेस बिकॉज ऑफ द विंड। और वह अपने बालों के बीच में से मुस्कुरा रही है क्योंकि उनके बाल जो है फैल गए हैं, बिखर गए हैं उनके चेहरों पर तेज हवा की वजह से। द फोटोग्राफ शोड हर मदर हैड अ ब्यूटीफुल फेस। और ये फोटोग्राफ ये दर्शाता है कि उनकी माँ का एक समय में बहुत ही सुंदर चेहरा था। बट दिस वॉज ऑफ अ टाइम बिफोर शी पोएटेस वॉज बोर्न। लेकिन ये कवित्री के पैदा होने से बहुत पहले की बात है। द सी वॉज वॉशिंग द गर्ल्स फीट। समुद्र जो है लड़की के पैरों को धो रहा है। विच हैड अंडरगॉन अ टेरिबल चेंज। जो कि अंडरगॉन, यानी अंडरगॉन का मतलब होता है गुजरना, जो कि एक भयानक परिवर्तन से गुजरे हैं, है ना, गुजरना। अंडरगॉन का मतलब होता है गुजरना। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन उसी के विपरीत अवस्था में अगर हम लोग देखें, द सी इटसेल्फ हैड चेंज्ड लिटिल। समुद्र में बहुत कम परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिस लड़की के वह पैर धो रहा है वो लड़की तो बड़ी होकर के मृत्यु को भी प्राप्त हो चुकी है। द पोएटेस मीन्स टू से, कवित्रियां कहना चाहती है, दैट ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड एंड चेंजेबल, कि मनुष्य का जो जीवन है वो शॉर्ट लिव्ड है, कम समय तक इंसान जीवित रहता है, और चेंजेबल है, परिवर्तनीय है, परिवर्तन होता है उसमें। Whereas वहीं पर द सी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल। वहीं पर समुद्र की अगर हम बात करें या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दूसरी वस्तुएं जो हैं नेचर की, प्रकृति की, आर अनचेंजेबल, यानी वह अपरिवर्तनीय है। कैसी है? अपरिवर्तनीय। उनमें परिवर्तन नहीं होता, या उनमें ना के बराबर ही कम ही परिवर्तन होता है। थर्ड स्टैंजा हम इसमें देख रहे हैं। द पोएटेस लुक्स एट द फोटोग्राफ विच शोज हर मदर। कवित्री
उस फोटोग्राफ की तरफ देखती है जिसमें उसकी माँ को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। देन 12 ईयर्स ओल्ड, जो उस समय फोटो खींचते समय 12 साल की थी। हर टू गर्ल कजन्स ऑन द सी बीच, उनकी दो चचेरी या ममेरी बहनें समुद्र तट पर। द पोएटेस रिमेंबर्स हाउ हर मदर यूज्ड टू लाफ एट द फोटोग्राफ। कवित्री को यहाँ याद आता है कि कैसी उसकी माँ जो है वह हंसा करती थी इस फोटो को देखकर। शी वुड टेल द पोएटेस, वह कवित्री को कहती थी, हाउ देयर पेरेंट्स एंड अदर ड्रेस देम, कि कैसे उनके माता पिता या दूसरे लोग उन्हें कैसे कपड़े पहनाते थे। फॉर अ हॉलीडे, एक छुट्टी के लिए, ऑन द बीच, जो समुद्र तट पर मनाई जानी है। एंड लाफ्ड, और बताते हुए हंसती थी। द पोएटेस मदर रिमेंबर्ड दोज मोमेंट्स, कवित्री की माँ को वो क्षण याद आते हैं। विथ सैडनेस, दुख के साथ वह उन्हें याद करती है। इन हर हार्ट, अपने दिल में उनको इस बात से बहुत दुख होता है, दर्द होती है, पीड़ा होती है। इट वॉज हर पास्ट दैट वॉज नो मोर, ये उनका भूतकाल था जो अब नहीं रहा था। द इनोसेंट जॉय ऑफ अ सी हॉलीडे हैड गॉन, जो मासूमियत से भरा हुआ जॉय था, आनंद था एक समुद्र में छुट्टी मनाने का, वह जा चुका है। विद द पास्ट, भूतकाल के साथ। सिमिलरली, साथ ही साथ, हर मदर्स लाफ्टर वॉज अ थिंग of the past of the poetess as her mother was no more in this world। और वैसे ही जो हंसी थी उनकी माताजी की, वह भी एक ऐसी चीज थी जो भूतकाल में जा चुकी है, क्योंकि अब उनकी माताजी इस संसार में नहीं रही। both had their faces twisted and distorted when they recalled their happy childhood days। वे दोनों ही अपने चेहरे को मोड़ती है, निराशा से झुका लेती है जब वे रिकॉल करती है। रिकॉल का मतलब फिर से याद करती हैं अपने सुखद बचपन के दिनों को। They tried hard to extract some relief by forgetting their losses। वे बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं कि कुछ राहत ले सके, कुछ राहत प्राप्त कर सके। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, प्राप्त करना। तो वह एक बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कठिन प्रयास करते हैं, एक्सट्रैक्ट सम रिलीफ, कि वह कुछ राहत प्राप्त कर सकें बाय फॉरगेटिंग देयर लॉसेस, अपने अपने नुकसान को भूलकर। माताजी का नुकसान यह है कि 12 साल पहले वाली बात अब वापस नहीं हो सकती। बेटी का नुकसान यह है कि माता की मुस्कान अब वह दोबारा नहीं देख सकती। द पोएटेस मदर हैज बीन डेड फॉर नियरली 12 आवर्स। कवित्री की माताजी यहाँ लगभग 12 साल से मृत हो चुकी हैं। द गर्ल इन द फोटोग्राफ, हर मदर हैड ऑल्सो एंजॉयड हर टाइम फॉर द सेम पीरियड। और जो फोटोग्राफ है, ये लड़की जो फोटोग्राफ में दिख रही है, जो माताजी है, उसने भी अपना टाइम जो है कुछ समय के लिए आनंद से बिताया, लगभग 12 सालों तक। नाउ हर मदर इज नो मोर, अब उनकी माताजी की मृत्यु हो गई है। द लॉस फॉर द पोएटेस इज सो ह्यूज दैट शी हैज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। ये नुकसान, ये लॉस, ये हानि जो है, ये कवित्री के लिए इतनी बड़ी है कि उसके पास शब्द ही नहीं है कि कैसे वे उसकी व्याख्या करे या कैसे उसका वर्णन करे। इनफैक्ट, वास्तविकता में देयर इज नथिंग टू से अबाउट द लॉस दैट द पोएटेस हैज सफर्ड इन द डेथ ऑफ हर मदर। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बताई जा सके, व्याख्या की जा सके उस लॉस के बारे में, उस नुकसान के बारे में जो पोएटेस जिससे पीड़ित है। और वो क्या चीज है? डेथ ऑफ हर मदर, उसकी माताजी की मृत्यु। शी इज साइलेंस्ड बाय द एम्प्टीनेस क्रिएटेड बाय हर मदर्स डेथ। वह चुप हो गई है। क्यों चुप हो गई है? क्योंकि एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन जो है, वह चारों तरफ एक खालीपन हो गया है, उसकी रचना हो गई है उनकी माताजी की मृत्यु की वजह से। नेक्स्ट हम यहां पर बात करने वाले हैं समरी के बारे में। ठीक है, समरी के बारे में बात कर रहे हैं। द पोएट रिजॉइसेस मेमोरीज ऑफ द पास्ट थ्रू अ फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। कवित्री यहां आनंद लेती है उन यादों का, उस भूतकाल की यादों का, एक फोटोग्राफ के माध्यम से जो उसकी माताजी की है और उनकी 2 कजन्स की है। इट शोज हर मदर एंजॉयिंग अ हॉलीडे एट द बीच विथ हर कजन्स। इस फोटो में दर्शाया गया है कि उसकी माताजी जो है आनंद ले रही है छुट्टियों का, बीच पर, समुद्र तट पर, उसकी 2 चचेरी या ममेरी बहनों के साथ, जिनका नाम है बेटी एंड डॉली। हर मदर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द कजन्स एंड वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम। और उनकी जो माताजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा एल्डेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा वृद्ध हैं, वृद्ध हो चुकी हैं, बड़ी हैं उनमें से, और 12 साल की थी उस समय जब ये फोटो ली गई। द अंकल कैप्चर्स देयर फोटोग्राफ। अंकल उनकी फोटो लेते हैं थ्रू द रिवोइंग आइज ऑफ द कैमरा, घूमती हुई आंखों से, कैमरे के घूमती हुई आंखों से। विद देयर हेयर ब्लोइंग इन देयर फेसेस, जहां उनके बाल हवा में उड़ते हुए उनके चेहरे पर आ रहे हैं।
द कजन्स स्माइल एंड पोज, कजन जो है मुस्कुराती हुई पोज करती हैं। पोज करने का मतलब लड़कियां करती है ना पोज, मुझे तो बहुत कम आते हैं, लड़कों को बहुत कम ही पोज आते हैं, लड़कों के 2-4 पोज फिक्स हैं। अब क्या करना है कोई बता दो अब कौन सा पोज करना है। 4-5 पोज, लड़कों के पोज खत्म खत्म। लड़कियों के पास 250-300 हैं और ज्यादा होंगे, अपकमिंग आते रहते हैं, नए नए इन्वेंट भी होते रहते हैं। मैंने एक बार भी बीच में मौका पड़ा, मैं मेरे पुरानी फोटोज देख रहा था घर की, वैसे ही फ्री बैठा था, मन नहीं लग रहा था, तो साफ सफाई के दौरान वो पुराने वाले एल्बम मिल गए, तो मैं उसमें फोटो देख रहा था। मैंने देखा जिन पोज में मेरे फादर ने फोटो खिंचा रखी है, मोस्टली मेरी फोटोज उन्हीं पोजेज में है। इससे मुझे ये समझ में आया कि 30 साल में लड़कों के पोज ही चेंज नहीं हुए हैं। लड़कों, निकम्मों, नालायकों, और कुछ इन्वेंट कर सको नहीं कर सको, समाज के पुरुषों के लिए कुछ पोज तो इन्वेंट कर लो रे। और किसी चीज का तुम निर्माण खोज कर पाओ नहीं कर पाओ, आविष्कार कर पाओ नहीं कर पाओ, छोड़ो। लड़कों के लिए कुछ ढंग के पोज तो बना लो जिसको बना करके फोटो खींचा सके। तो यहाँ पर लड़कियां जो है वो पोज कर रही है, स्माइल कर रही है। द पोएट रिमेंबर्स विस्टफुली हाउ हर मदर यूज्ड टू लुक एट द फोटोग्राफ years later, और उसकी माताजी जो है याद करती है कि कैसे विस्टफुली, कैसे आतुरता से वह अपनी माताजी को देखा करती थी, उनकी माताजी देखा करती थी उन फोटोग्राफ्स को कई साल पहले। रेमिनिसाइजिंग यानी रिकलेक्टिंग, फिर से याद करती है। शी वुड पॉइंट आउट एट हर कजन एंड गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द गर्ल्स वर ड्रेस्ड फॉर अ बीच हॉलीडे, और पॉइंट आउट करते हुए, इंगित करते हुए उसकी कजन्स को बताती है कि देखो, व्याख्या करती है कि कैसे लड़कियां उस समय में बीच हॉलीडे के लिए कपड़े पहना करती थी। फॉर द मदर द फोटोग्राफ कैरिड हैप्पी फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ टाइम, माता जी के लिए वह फोटोग्राफ जो है वह कैरी करती थी, अपने साथ रखती, मतलब वो फोटो देती थी, एक तरीके से सुखद समय देती थी, सुखद क्षण बताती थी समय के। ठीक है। द रेडियंट स्माइल नो लॉन्गर एग्जिस्ट सिंस हर मदर इज नो मोर, और वह लाजवाब शानदार मुस्कान अब नहीं रही क्योंकि उसकी माताजी अब नहीं रही। द साइलेंस ऑफ सैडनेस परवेड्स द पोएट, और यहां पर साइलेंस जो है, दुख का सन्नाटा जो है, वह भी शांत या चुप कर देता है कवित्री को। द मेमोरीज ऑफ पास्ट कैन नॉट बी रीलिव्ड, और जो मेमोरीज है, जो यादें हैं भूतकाल की, उन्हें फिर से नहीं जिया जा सकता। एंड शी हैज एक्सेप्टेड हर फेट विथ रेजिग्नेशन, और आत्मसमर्पण के साथ वह अपने इस भाग्य को मान चुकी हैं, यानी उन्होंने अपने भाग्य में मान लिया है कि भाई अब अकेले ही रहना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई किसी व्यक्ति के चले जाने के बाद दुख या शोक करना बहुत आसान है कि यार काश थोड़ा समय उनके साथ और बिता लिया होता। घर में बड़े बूढ़े रहते हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, बड़ी उम्र के ताऊ जी ताई जी हैं। ताऊ जी ताई जी मतलब आप लोगों के यहाँ शायद बड़े पापा बड़ी मम्मी कहते होंगे, है ना। तो इन लोगों को देख करके मन में कई बार ये बात आती जरूर है, या जैसे हमारे जैसे कोई लोग आकर के कह देते हैं तो याद दिला देते हैं कि हाँ यार अपने घर में भी है 2-4। तो हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार 11th क्लास में भी यार नया सब्जेक्ट लिया है, अभी तो PCM PCB लिया है, अभी तो आर्ट्स लिया है, अभी तो ये लिया है वो लिया है, अभी तो इस साल तो बहुत प्रेशर है, इस साल तो नए टॉपिक सीखने पड़ेंगे, मरण वैसे ही हो रखा है, अगले साल छुट्टियों में टाइम बिताएंगे। फिर छुट्टियों में तुम इधर उधर कहीं निकल जाते हो, फिर समय नहीं बिता पाते। फिर अगले साल 12th क्लास हो जाएगी कि यार इस साल तो बोर्ड क्लास। दादाजी दादी जी प्लीज 1 साल और टिकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा 1 साल और मेरे लिए, ताकि मैं आपके साथ समय बिता पाऊँ। फिर आपकी 12th हो जाएगी। अब 12th होने के बाद तो आपका जीवन अपसाइड डाउन चेंज होगा। आप एकदम से कॉलेज में आ जाओगे, स्कूल ड्रेस से छुट्टी मिल जाएगी, भारी बैग से छुट्टी मिल जाएगी, होमवर्क से छुट्टी मिल जाएगी। फिर आप हो जाओगे एकदम राजा, राजकुमारियां, प्रिंस एंड प्रिंसेस हो जाओगे तुम लोग अपने जीवन के, कि यार अब तो बस आज़ादी, यही तो चाहिए थी जीवन। और फिर से आप उन वृद्ध जनों की ओर देखना भूल जाओगे, नहीं देख पाओगे। कोशिश करोगे, मन में आएगी, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे ख्याल बुरे नहीं हैं, तुम्हारी सोच बुरी नहीं। समय, टाइम सबसे ताकतवर चीज़ है, वो तुम्हें याद दिलाते हुए भी उस और कुछ करने नहीं देगा, क्योंकि आपका मन 100 तरह की नई चीज़ें करना चाहेगा।
सिवाय इसके कि भाई आप उनके साथ बैठ करके टाइम स्पेंड कर लो। तो मैं बस इतनी लंबी कहानी इसीलिए सुना रहा हूँ कि लोगों के जाने के बाद ये अफसोस करना कि काश उनके साथ थोड़ा और समय बिता लिया होता, उससे अच्छा है कि उनके साथ समय बिता लिया जाए, ताकि जब वो जाए ना तो अफसोस ना हो। जैसे आप लोगों ने गांव में, हमारे यहाँ बहुत कहते हैं, किसी की डेथ हो जाती है ना, बड़े बूढ़ों में, बुजुर्ग लोगों में किसी की डेथ हो जाती है, तो बेसिकली वो बुजुर्ग लोग जिस बेटे या बहू के पास रहते थे वो आपको हमेशा बड़े संतुष्ट और बड़े कंटेंट दिखेंगे कि हमने भाई जितनी सेवा हो सकती थी हमने अपनी तरफ से पूरी सेवा कर ली, हम जितना अपने तरफ से प्रयास कर सकते थे हमने पूरा प्रयास कर लिया। तो उनको एक सुख या शांति रहती है जीवन में कि चलो ठीक है, भगवान की इच्छा के आगे तो किसकी चलेगी, पर जितना समय बिताना था, जितनी सेवा करनी थी, जितनी बातचीत करनी थी हमने की, हमारा मन जो है तृप्त है, तो उससे उनको थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जो ऐसे बेटे पोते हैं जो साथ में नहीं रहते थे, दूर कहीं रहते थे, शहरों में रहते थे, ज़्यादा मिलने नहीं आ पाते थे, हर बार मिलने का टाइम टलता रहता था, उनके लिए इस दुख को सह पाना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है कि यार काश थोड़ा वक्त और बिता लिया होता। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय। टेक केयर।